वेलकम टू स्वाधर्मा एकेडमी। कल्पना कीजिए कि कल को एक ऐसा कानून बन जाए जो इतना अस्पष्ट और डरावना हो कि आप अपनी बात कहने से पहले ही खुद को सेंसर करने लगें। या फिर ऐसा हो कि विधायिका के पास सीधे तौर पर कोई कानून बनाने की शक्ति ना हो, लेकिन वो किसी दूसरे रास्ते से आकर आपकी संपत्ति छीन ले। बिल्कुल, सुनने में ये किसी तानाशाही का दृश्य लगता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका के पास ऐसे हर अदृश्य खतरे से निपटने के लिए कुछ बहुत ही धारदार लेकिन अदृश्य हथियार मौजूद हैं। हाँ, और इन्हीं अदृश्य हथियारों को हम कानूनी भाषा में न्यायिक सिद्धांत या जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स कहते हैं। सही कहा। तो जो भी उम्मीदवार सिविल सेवाओं की या स्टेट पीएससी की बहुत गहराई से तैयारी कर रहे हैं, आज का ये मास्टर क्लास विशेष रूप से उसी एकेडमिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये एक एक्सक्लूसिव डीप डाइव है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हम अक्सर बेरैक्ट उठाकर अनुच्छेद रट लेते हैं, अनुसूचियां याद कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जो असली चुनौती है ना, वो उन सिद्धांतों की होती है जो संविधान के किसी भी पन्ने पर स्पष्ट रूप से लिखे ही नहीं गए हैं। हाँ, वो अनलिखे नियम। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जब संविधान में सब कुछ लिख ही दिया गया था, तो न्यायपालिका को इन नए सिद्धांतों को गढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि संविधान निर्माताओं ने हमें एक ढांचा दिया था, लेकिन समाज और उसकी जटिलताएं तो लगातार बदलती रहती है ना। समाज तो स्थिर नहीं है। बिल्कुल। तो जब अदालत के सामने कोई ऐसा पेचीदा मामला आता है जो दो अलग अलग अनुच्छेदों के बीच सीधा टकराव पैदा कर दे, तो वहां सिर्फ शब्दों को पढ़ने से काम नहीं चलता। अच्छा, वहां उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हाँ, वहां न्यायपालिका को एक ऐसा तार्किक नियम या कह लें एक टूल किट विकसित करनी पड़ती है, ताकि आज जो फैसला लिया जाए, कल को उसी तरह के मुकदमों में भी वैसी ही एकरूपता, कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो चलिए आज इस टूल किट के सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली हथियार से शुरू करते हैं। मेरा मतलब है मूल संरचना का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जब भी इसका जिक्र आता है तो 1973 के केशवानंद भारती केस का नाम तो अपने आप ही जुड़ जाता है। बिल्कुल जुड़ता है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बुलानी पड़ गई? देखिए, नौबत दरअसल संसद और न्यायपालिका के बीच एक ऐतिहासिक रस्साकशी की थी। पूरा विवाद मुख्य रूप से दो अनुच्छेदों के बीच फंसा था। कौन कौन से? एक तरफ था अनुच्छेद 368, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, और दूसरी तरफ अनुच्छेद 13(2) है, जो साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो। रुके, तो विवाद इस बात पर था कि क्या संविधान संशोधन भी एक कानून है? क्योंकि अगर वो कानून है तो अनुच्छेद 13 के तहत उसे रोका जा सकता है ना? एकदम सही पकड़े आप। अनुच्छेद 13(3) में कानून की बहुत लंबी परिभाषा दी गई है, नियम, उपनियम, अध्यादेश, प्रथाएं वगैरह वगैरह। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें संविधान संशोधन शब्द कहीं लिखा ही नहीं था। अरे, तो इसी तकनीकी खामी का फायदा उठाया गया? बिल्कुल, और ये तर्क दिया गया कि संसद सामान्य कानून बनाकर तो मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती, लेकिन अनुच्छेद 368 की शक्ति का इस्तेमाल करके वो पूरे के पूरे संविधान को ही पलट सकती है। ये तो बहुत ही खतरनाक तर्क था। इसका तो ये हुआ कि जिस संविधान ने संसद को जन्म दिया है, वही संसद कल को संशोधन करके ये कह दे कि आज से भारत में चुनाव नहीं होंगे। हाँ, या लोकतंत्र ही खत्म किया जाता है। बाप रे। और ठीक यही डर उस समय के मशहूर वकील नानी पालखीवाला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। उन्होंने इम्प्लाइड रिस्ट्रिक्शन यानी निहित प्रतिबंध का सिद्धांत पेश किया। निहित प्रतिबंध, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए। उनका कहना था कि संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 368 में भले ही स्पष्ट सीमाएं न लिखी हों, लेकिन कुछ सीमाएं इस दस्तावेज की प्रकृति में ही निहित हैं। एक बनाई गई संस्था यानी संसद अपने ही निर्माता को नष्ट कैसे कर सकती है? अच्छा, इसे अगर हम रोजमर्रा की किसी एनालॉजी से समझें, मान लीजिए आपको एक विशाल ऐतिहासिक इमारत की देखभाल का जिम्मा दिया गया है। तो आप उस इमारत के कमरों का रंग बदल सकते हैं, नई खिड़कियां लगा सकते हैं, या अंदर का पुराना फर्नीचर हटाकर नया ला सकते हैं। ये सब तो संशोधन है। बिल्कुल, ये अलाउड है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं उस नींव को ही बारूद लगाकर उड़ा दूंगा जिस पर वह इमारत खड़ी है? अगर फाउंडेशन ही नहीं रही
तो वो मूल इमारत कहाँ बचेगी? बहुत ही शानदार एनालॉजी है और केशवानंदा भारती केस में अदालत ने 7-6 के बहुमत से इसी दर्शन को अपनाया भी। तो उन्होंने उस नींव को ही बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया। हाँ, कोर्ट ने पालखीवाला के तर्क को एक नया रूप दिया और कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत कुछ भी संशोधित करे, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन देखिए, यहाँ हमारे यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप छिपा है। हाँ, और इसमें अक्सर अच्छे लोग फंस जाते हैं। क्या मैं किसी सामान्य कानून को बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता हूँ? मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट में कल कोई बदलाव हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस बात को सभी को बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का ये सिद्धांत केवल और केवल संविधान संशोधनों की वैधता जांचने के लिए है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए? जी, किसी भी सामान्य कानून या ऑर्डिनरी लॉ को आप मूल संरचना के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। तो फिर अगर कोई सामान्य कानून असंवैधानिक लग रहा है तो उस पर अदालत की कैंची कैसे चलेगी? सामान्य कानूनों को मुख्य रूप से 2 ही आधारों पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। पहला, अगर वो किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करता हो, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। और दूसरा है विधायिक क्षमता यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का अभाव। मतलब जिस विधायिका ने वो कानून बनाया है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, क्या संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उसे वो कानून बनाने का अधिकार मिला भी था या नहीं? अच्छा, यहीं से हमारा दूसरा अहम सिद्धांत निकलता है। आपने 7वीं अनुसूची की बात की, उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बिल्कुल। पढ़ने में तो ये बड़ा सीधा लगता है कि भाई केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाएगा और राज्य अपने विषयों पर। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी वाटर टाइट तो होती नहीं है। एकदम। कई बार एक सूची का विषय दूसरी सूची के सीमा में घुल जाता है। तो ऐसे ओवरलैप में अदालत क्या करती है? यहीं पर न्यायपालिका सार और तत्व के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है। जब भी कोई ऐसा कानून अदालत के सामने आता है जिस पर अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण का आरोप हो, तो अदालत उस कानून के शब्दों पर नहीं जाती। तो किस पर जाती है? अदालत उसके सार यानी उसकी असली प्रकृति, उसकी ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर पर गौर करती है। या इसे किसी वास्तविक केस लॉ के जरिए डिकोड कर सकते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को याद रहे। हाँ, थी बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। हुआ ये कि राजस्थान सरकार ने एक कानून पारित किया जिसके तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो राज्य सरकार का तर्क क्या था इसमें? उनका तर्क था कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए है, जो कि स्पष्ट रूप से राज्य सूची का विषय है, पब्लिक हेल्थ। लेकिन अगर मैं याचिकाकर्ता का वकील होता तो मैं अदालत में ये कहता कि देखिए, लाउडस्पीकर तो संचार या ब्रॉडकास्टिंग का उपकरण है। हाँ, बिल्कुल। और संचार तो संघ सूची में आता है, यूनियन लिस्ट में। तो राज्य सरकार लाउडस्पीकर पर रोक कैसे लगा सकती है? ये तो सीधे सीधे केंद्र की शक्तियों पर अतिक्रमण हो गया ना। और मजे की बात यह है कि याचिकाकर्ता ने ठीक यही तर्क दिया था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत लागू किया। उन्होंने अदालत ने पूछा कि इस कानून का असली उद्देश्य क्या है, मतलब इंटेंट क्या है। हाँ, क्या ये संचार को रोकना चाहता है या लोगों की नींद और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता है? जवाब स्पष्ट था, स्वास्थ्य की रक्षा। अच्छा, मतलब अदालत ये देखती है कि कानून की आत्मा क्या है। बिल्कुल सही। अदालत ने कहा कि चूंकि इस कानून का सार स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए अगर ये कानून गलती से या परिस्थितियों के कारण संचार पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालता भी है तो वो पूरी तरह से मान्य होगा। इसको एक खास टर्म देते हैं क्या? हाँ, इसे कानूनी भाषा में आकस्मिक अतिक्रमण या इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट कहते हैं। देखिए, अगर हम इस आकस्मिक अतिक्रमण को थोड़ी छूट नहीं देंगे तो केंद्र और राज्य एक दूसरे के डर से कोई भी प्रभावी कानून बना ही नहीं पाएंगे। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अब एक अलग सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए कि विधायिका ने अपनी क्षमता के भीतर रहकर ही एक कानून बनाया, लेकिन उस लंबे चौड़े कानून का सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ या कह लें एक धारा मौलिक अधिकारों से टकरा रही है। तो क्या अदालत पूरे के पूरे कानून को उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक देती है? नहीं, ऐसा करना तो विधायिका की मेहनत और जनता के पैसे की बर्बादी होगी ना। यहीं से हमारा अगला सिद्धांत, विच्छेदन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जन्म लेता है। सेवरेबिलिटी, हाँ, और इसका आधार भी संविधान के अनुच्छेद 13 में ही छिपा है।
वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली इस्तेमाल हुई है, जिस सीमा तक वो असंगत है, यानी टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पूरी ताज़ी फूल गोभी है और उसके एक बहुत छोटे से हिस्से में कीड़ा लग गया है, तो आप उस पूरी गोभी को तो नहीं फेंकते। बिल्कुल नहीं। आप बहुत सावधानी से सिर्फ उस कीड़े वाले हिस्से को काटकर अलग कर देते हैं, मतलब सेवर कर देते हैं। या इसे ऐसे समझे कि शरीर के किसी एक अंग में भयंकर इन्फेक्शन हो गया है, तो डॉक्टर सिर्फ उस अंग को निकालता है, मरीज को नहीं मारता। ये एनालॉजी इस सिद्धांत के बिल्कुल केंद्र में है। कोर्ट यही देखता है कि जिस हिस्से में इन्फेक्शन है, यानी जो असंवैधानिक है, क्या उसे बाकी के कानून से अलग किया जा सकता है? और क्या उसके बिना बाकी का कानून चल पाएगा? एकदम सही। क्या उस खराब हिस्से को हटाने के बाद बचा हुआ कानून अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा? अगर हाँ, तो कोर्ट सिर्फ उसी खराब हिस्से को रद्द करता है। इसका सबसे आधुनिक और ज्वलंत उदाहरण तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला है ना? हाँ, जहां आईपीसी की धारा 377 को चुनौती दी गई थी। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। धारा 377 अप्राकृतिक अपराधों से जुड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस धारा का वो हिस्सा जो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता है, वो निजता और समानता के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। तो यहाँ पर तो अदालत के पास धारा 377 को पूरी तरह से मिटा देने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो पूरी धारा को खत्म कर देते तो एक बहुत बड़ा कानूनी शून्य यानी वैक्यूम पैदा हो जाता। उस धारा के तहत बिना सहमति के बनाए गए अप्राकृतिक संबंध या पशुओं के साथ कृत्य यानी बेस्टियलिटी भी अपराध थे। तो समाज की सुरक्षा के लिए उन प्रावधानों का रहना जरूरी था। जी, इसलिए कोर्ट ने विच्छेदन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए केवल सहमति वाले हिस्से को काटकर अलग किया और बाकी के प्रावधानों को जस का तस छोड़ दिया। ये तो एक बहुत ही सर्जिकल अप्रोच है। अब चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये तो हमने बात की उन कानूनों की जो संविधान लागू होने के बाद बने या बाद में चुनौती दिए गए। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अचानक देशवासियों को मौलिक अधिकार मिल गए, तो उन पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों का क्या हुआ जो रातों रात इन अधिकारों के दुश्मन बन गए थे? क्या वे सब अचानक मर गए? ये एक बहुत ही गहरा संवैधानिक सवाल है और इसका जवाब हमें ग्रहण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में मिलता है। अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान पूर्व के वे सभी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वो शून्य होंगे। लेकिन शून्य होने का मतलब मृत होना तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों के लागू होने से पुराना कानून पूरी तरह से मर नहीं जाता। इसे आप एक सूर्य ग्रहण की तरह सोचें। सोलर एक्लिप्स। हाँ, मान लीजिए पुराना कानून सूरज है और मौलिक अधिकार वो चंद्रमा है जो उसके सामने आ गया है। मौलिक अधिकारों ने उस पुराने कानून को ढक लिया है। अच्छा, तो वो नष्ट नहीं हुआ, बस छिप गया है। सही कहा, जिससे वो एक सुप्त या कोमा की अवस्था में चला गया है, डोरमेंट हो गया है। तो वो कानून बैकग्राउंड में मौजूद है, बस लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ये ग्रहण है तो क्या ये कभी हट भी सकता है? मान लीजिए भविष्य में संसद कोई संविधान संशोधन करे और उस मौलिक अधिकार में कोई अपवाद जोड़ दे, तो क्या वो पुराना कानून फिर से जिंदा हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही मौलिक अधिकार में संशोधन होता है और वो टकराव खत्म होता है, वो पुराना सुप्त कानून फिर से जागृत हो जाता है। मतलब ग्रहण हट जाता है। जी, लेकिन यहाँ उम्मीदवारों को एक एग्जाम ट्रैप से बहुत सावधान रहना चाहिए। वो क्या? ये ग्रहण का सिद्धांत मूल रूप से केवल संविधान पूर्व कानूनों पर ही लागू होता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर। संविधान बनने के बाद अगर कोई असंवैधानिक कानून बनता है तो वो शुरू से ही मृत माना जाता है, उस पे ग्रहण नहीं लगता। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है, इसे नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब एक अलग ही परिदृश्य पर विचार करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कानून तकनीकी रूप से संविधान के दायरे में ही बनाया गया हो, लेकिन उसकी भाषा इतनी अस्पष्ट और खौफनाक हो कि एक आम नागरिक डर के मारे अपने जायज अधिकारों का इस्तेमाल ही ना कर पाए? ये एक बेहद खतरनाक स्थिति है और इसे न्यायपालिका चिलिंग इफेक्ट और संकीर्ण व्याख्या यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरब्रेथ के चश्मे से देखती है। चिलिंग इफेक्ट, ये शब्द सुनते ही रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी घने जंगल के बीच हाईवे पर रात के अंधेरे में एक बहुत तेज रोशनी वाली गाड़ी आ रही है। बहुत बढ़िया उदाहरण है।
तो उस तेज रोशनी के सामने जब कोई जानवर आ जाता है तो वो भागने की बजाय डर के मारे वहीं सुन्न होकर फ्रीज हो जाता है। ठीक उसी तरह जब कानून की रोशनी इतनी तेज और अंधी करने वाली हो तो नागरिक अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने से सुन्न पड़ जाते हैं। धारा 66A से जुड़ा था। हाँ, वो सोशल मीडिया वाला कानून। जी, इस कानून में ये प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई ऐसी जानकारी भेजता है जिससे किसी को अनॉयंस यानी नाराजगी, कष्ट या असुविधा होती है तो उसे जेल हो सकती है। लेकिन रुकिए, नाराजगी या असुविधा तो पूरी तरह से सब्जेक्टिव चीज है ना। मतलब किसी को मेरे राजनीतिक विचार से नाराजगी हो सकती है, किसी को मेरे पहने हुए कपड़ों से या किसी को मेरे सवाल पूछने से असुविधा हो सकती है। बिल्कुल। इसका कोई गणितीय पैमाना तो है नहीं। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जब अपराध की परिभाषा इतनी अस्पष्ट हो कि पुलिस अधिकारी को खुद तय करना पड़े कि क्या अपराध है और क्या नहीं, तो लोग इंटरनेट पर सामान्य आलोचना करने से भी डरने लगते हैं। और ये डराने वाला प्रभाव ही चिलिंग इफेक्ट है। एकदम सही। और यहीं पर ओवर ब्रेथ का सिद्धांत भी जुड़ता है। मतलब सरकार का उद्देश्य शायद शांति बनाए रखना हो, जो कि एक वैध उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य को पाने के लिए सरकार ने जो जाल फेंका वो इतना चौड़ा था कि उसमें वो निर्दोष गतिविधियां भी फंस गई जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत स्पष्ट सुरक्षा मिली हुई है। तो इस वजह से कोर्ट ने उस धारा को ही खत्म कर दिया। हाँ, इसीलिए कोर्ट ने पूरी की पूरी धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। सही फैसला था। अब यहां से एक और दिलचस्प सवाल की तरफ मुड़ते हैं। हमने अभी तक देखा कि अदालतें विधायिका की शक्तियों पर कैसे नजर रखती हैं, लेकिन विधायिका भी कम चालाक नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अगर अदालत किसी राज्य को स्पष्ट रूप से कोई काम करने से रोक दे तो क्या राज्य सरकार जुगाड़ लगाकर पीछे के दरवाजे से वही काम करने की कोशिश नहीं करेगी? ये तो मानव स्वभाव है और इसे रोकने के लिए ही न्यायपालिका ने छद्म विधान का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन विकसित किया है। ये एक बहुत पुरानी लीगल मैगजीन पर टिका है। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। What cannot be done directly cannot be done indirectly. बिल्कुल। इसे समझने के लिए 1961 का केटी मूपिल नायर बनाम केरल राज्य का मामला एक अचूक उदाहरण है। उस दौर में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ। जी। राज्य किसी की जमीन सीधे बिना उचित सार्वजनिक उद्देश्य और मुआवजे के नहीं छीन सकता था। तो केरल राज्य ने एक तिकड़म भिड़ाई। उन्होंने ट्रावनकोर कोचीन क्षेत्र में बंजर और गैर उपजाऊ जंगली जमीन पर एक नया और समान टैक्स लगा दिया। सुनने में तो ये आम टैक्स कानून लगता है। राज्य के पास टैक्स लगाने की विधायिक क्षमता तो होती है, तो इसमें धोखा या छद्म क्या था? धोखा इसके आंकड़ों में छिपा था। जिस याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया उसकी हजारों एकड़ बंजर जमीन से होने वाली कुल वार्षिक आय मात्र 3,100 रुपए थी। 3,100। लेकिन राज्य सरकार ने उस पर जो टैक्स थोपा वो था 50,000 रुपए सालाना। अरे बाप रे, ये तो बेतुका है। कोई व्यक्ति 3,000 कमाकर 50,000 का टैक्स कैसे भरेगा? यही तो राज्य का असली मकसद था। राज्य जानता था कि कोई ये टैक्स नहीं चुका पाएगा और टैक्स न चुकाने की एवज में सरकार उस जमीन को कानूनी रूप से जब्त कर लेगी। ओह, कॉन्फिस्केट कर लेगी। हाँ, यानी जो जमीन सरकार सीधे अधिग्रहण कानून से नहीं छीन पा रही थी वह इस टैक्स के मुखौटे के पीछे छिपकर छीनना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुखौटे को नोच फेंका और कहा कि यह एक रंग बिरंगा या छद्म कानून है। कमाल है। मतलब आप कानून की शक्ल देकर अदालत की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अदालत सिर्फ कानून के लेबल्स नहीं पढ़ती, वो उसकी असल नीयत और प्रभाव देखती है। एकदम सही होता है। तो एक धर्मनिरपेक्ष अदालत ये कैसे तय करती है कि किसी धर्म में क्या सही है और क्या गलत? अदालत तो कोई धार्मिक गुरु है नहीं। ये शायद भारतीय न्यायपालिका के सामने सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। और इस गुत्थे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के शिरोर मठ केस में अनिवार्यता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी इजाद किया। इसमें क्या होता है? इसके तहत अदालत किसी धर्म की सभी प्रथाओं को समान रूप से संरक्षित नहीं मानती। वह प्रथाओं को दो स्पष्ट हिस्सों में बांटती है, अनिवार्य और गैर अनिवार्य, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। लेकिन अदालत इस अनिवार्यता का परीक्षण कैसे करती है? वो कोई धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ नहीं रही है बैठ के। अदालत ग्रंथों का विश्लेषण
सत्य की खोज के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए करती है कि क्या वो विशिष्ट प्रथा उस धर्म की पहचान या उसके मूल स्वरूप से इतनी गहराई से जुड़ी है कि अगर उस प्रथा को हटा दिया जाए तो वो धर्म ही ढह जाएगा। अच्छा, मतलब कोर आइडेंटिटी का हिस्सा है या नहीं? हाँ, अगर जवाब हाँ है तो वो अनिवार्य प्रथा है और राज्य आमतौर पर उसमें दखल नहीं देता। लेकिन अगर कोई प्रथा सालों से चली आ रही है पर वो उस धर्म के अस्तित्व के लिए अनिवार्य नहीं है और साथ ही वो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो तब अदालत उस गैर अनिवार्य प्रथा को बेझिझक रद्द कर सकती है। हमने हाल के वर्षों में इस सिद्धांत को कई ज्वलंत मामलों में देखा है। चाहे वो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा हो, हिजाब से जुड़ा विवाद हो, या फिर नौसेना में किसी मुस्लिम अधिकारी द्वारा दाढ़ी रखने के अधिकार का मामला हो। बिल्कुल, ये सभी काफी चर्चा में रहे हैं। जी, अदालत इन मामलों में धर्म की अच्छाई या बुराई तय नहीं कर रही है। वो सिर्फ पूरी निष्पक्षता से ये जांच रही है कि संविधान के दायरे में कौन सी प्रथा धर्म के मूल ढांचे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है, जहां अदालतें अधिकारों की रक्षा भी करती हैं और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान भी। वाकई ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए एक आंखें खोलने वाला अनुभव रही है जो राज्य व्यवस्था को सिर्फ अनुच्छेदों का रट्टा मारना समझते हैं। बिल्कुल। हमने आज देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर, पैथन सब्सटेंस, सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स, चिलिंग इफेक्ट, कलरेबल लेजिस्लेशन और एसेंशियलिटी, ये सभी सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो जीवित सिद्धांत हैं जो हमारे लोकतंत्र को टूटने से बचाते हैं। और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में जब आप सिर्फ अनुच्छेद लिखने के बजाय इन सिद्धांतों की तार्किक प्रक्रिया को समझाते हैं ना, तो आपका उत्तर एक सामान्य छात्र के उत्तर से बहुत अलग और प्रामाणिक नजर आता है। एकदम सही सलाह। इस ज्ञानवर्धक और गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक तकनीकें और डेटा प्राइवेसी जैसी चीजें हमारे जीवन में पूरी तरह घुसपैठ कर चुकी हैं, बिल्कुल कर चुकी हैं। ऐसे दौर में जब तकनीक की रफ्तार कानून बनाने की रफ्तार से कहीं आगे है, तो क्या निकट भविष्य में हमारी न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ बिल्कुल नए न्यायिक सिद्धांतों का आविष्कार नहीं करना पड़ेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। यह यकीनन एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। और इसी विचार के साथ आज का ये गहन मास्टर क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।